नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 20 मिनट 20 खबर में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। ये तैयारी आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने की है, अमन के दुश्मनों को चारों खाने चित करने की है। तस्वीरें मेघालय के उमरोई की है, जहां भारत कजाकिस्तान की संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 अपने आखिरी चरण में है। यहाँ सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच अरुणाचल सीमा पर तनाव के बीच ही पूर्वोत्तर में शुरू हुआ था, जो 28 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। आपको बताते चलें, दोनों देशों के बीच साल 2016 में वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत हुई थी। तब इसे प्रबल दोस्तिक नाम दिया गया था। साल 2018 में इसका नाम बदलकर काजिंद कर दिया गया। इस सैन्य अभ्यास में कजाकिस्तान की सेना के दक्षिणी क्षेत्र कमान के सैनिक और भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक भाग ले रहे हैं। संयुक्त अभ्यास का मकसद आतंकवाद के संभावित खतरों को बेअसर करना, प्लानिंग और ऑपरेशन को पूरा करना, हथियारों की जानकारी साझा करने के साथ साथ शूटिंग और काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में अनुभव साझा करना है। रोती बिलखती ये प्रेमिका 20 दिन पहले प्यार में कुछ इस तरह पागल थी कि इसने अपनी पूरी जिंदगी अपने आशिक के हाथों में सौंप दी। 20 दिन पहले तक इसका प्रेमी दीपक प्यार का दीप जलाकर इसके दिल के अरमानों को रोशन कर रहा था। महबूबा के साथ जीवन बिताने के सपने बुन रहा था, लेकिन प्रेमिका ने दीप की तरह जगमगाने वाले दीपक के जीवन में अंधकार फैलाने का फैसला कर दिया। दरअसल प्रेमिका से पत्नी बनी महबूबा के हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि उससे पहले ही इसका प्यार फीका पड़ गया। कल तक जो रंगीन सपने बुनते थे, वो आज रंग बिरंगे ख्वाबों को छोड़कर अलग होना चाहते हैं। तभी तो दोनों जहानाबाद के सदर अस्पताल में सरेआम इस रिश्ते को तोड़ने के लिए दो हाथ कर रहे हैं। दोनों के बीच ये ड्रामा काफी देर तक हॉस्पिटल परिसर में चलता रहा। वहाँ मौजूद लोगों ने भी मामले को समझने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ पता चल पाता उससे पहले ही दीपक और उसकी पत्नी ऑटो में बैठकर फरार हो गए। कोटा के आरटीयू में पास करने के एवज में छात्राओं से असमत की डिमांड करने वाले डर्टी प्रोफेसर से जब्त किए गए मोबाइल ने जब उसके राज उगलने शुरू किए तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस जांच में सामने आया कि क्लास में छात्राओं को घूर घूर कर देखना और बैड टच करना डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार की आदत में शुमार था। पुलिस रिमांड पर चल रहे प्रोफेसर के खिलाफ अब कई और मामले दर्ज हो रहे हैं। पिछले एक दशक में प्रोफेसर ने कई छात्राओं से असमत की डिमांड कर गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर यूनिवर्सिटी को दागदार किया। सिटी पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के मुताबिक डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। गंदी सोच और मानसिक विकृति वाले इस प्रोफेसर की काली करतूतों से ज्यादातर स्टूडेंट्स परेशान थे। आरोपी प्रोफेसर ने अय्याशी के लिए शिक्षा के इस मंदिर को मौज मस्ती का अड्डा बना रखा था। वो न केवल अपने चहेते स्टूडेंट से पेपर बनवाता था, बल्कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी अपने ही चहेते स्टूडेंट से करवाता था। इतना ही नहीं, अपनी इच्छा अनुसार छात्र और छात्राओं को पास या फेल भी कर दिया करता था। उदयपुर में 3 दिन पहले सेकंड ग्रेड वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस को कभी शराबी तो कभी पेरेंट्स बनाना पड़ा, ताकि गिरोह के लोगों को कोई शक न हो। इस मामले में यह भी सामने आया है कि नकल गिरोह के लोग अभ्यर्थियों से मैसेज के जरिए कांटेक्ट करते थे। एन वक्त पर सभी को लोकेशन भेजकर सुखेर बुलाया गया। जैसे ही बस में बैठे सभी के मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए और इसके बाद रात 2 बजे पेपर दिए गए। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी खुलासा हुआ है कि इससे पहले 3 पेपर पर भी आउट होने की आशंका है। 4 दिसंबर को साइंस की पहली पारी के पेपर के साथ पकड़े गए अभ्यर्थियों के पास कई प्रश्न ऐसे थे जो पहले 21 दिसंबर को हुए सामाजिक विज्ञान, 22 दिसंबर की हिंदी, 23 दिसंबर को अंग्रेजी विषय की पहली पारी की प्रश्नों से करीब करीब मैच हो रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि गैंग ने लीक इन प्रश्नों की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा की 21, 22 और 23 दिसंबर को हुई पहली पारी में भी छात्रों को पढ़ाया। पेपर लीक के खिलाफ न सिर्फ अभ्यर्थियों बल्कि आमजन में भी आक्रोश है। आरपीएससी के खिलाफ लामबंद लोग अब सड़कों पर हैं। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, क्योंकि 20 दिसंबर से लगातार जालोर से उदयपुर बस जा रही थी। ऐसे में सभी पेपर आउट होने की संभावनाओं के चलते अब आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है।
आरपीएससी भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम प्रकार की कड़ियां जुड़ती जा रही है, इसके चलते जो तमाम जो अभ्यर्थी थे उनके जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, यानी कि लाखों राजस्थान के अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो जालौर से बड़ी संख्या में जो खेप का नाम सामने, यानी कि 50 से अधिक गिरफ्तारियां। आपका क्या मानना है कि लगातार जो अभ्यर्थी है दिन रात पढ़ता है, उनके माँ बाप किसान जो जिस तरीके से बच्चों को जिन परिस्थितियों में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके भविष्य के साथ तो कुठाराघात किया जा रहा है। बिल्कुल एक तरीके से मानवीय संवेदनाएं पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। और ऐसा कहा जाता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाता तो उसका क्या उपाय है। बिल्ली को जब दूध के रखवाले का काम दिया जाता, ठीक वैसा ही काम अभी राजस्थान में हो रहा है। जहां इम्तिहान के पेपर लीक होने लगे, वहां परीक्षा तमाशा बनकर रह जाती है। वैसा मायाजाल जिसे चंद लोग ही अंजाम देते हैं और अधिकांश लोग तमाशा देख खुद को ठगा हुआ महसूस करते रह जाते हैं। तस्वीरें दौसा के रामकरण जोशी स्कूल की हैं। यहाँ सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के आखिरी दिन खासी चहल पहल होनी थी। वहाँ सन्नाटा पसरा था। यहाँ 3 में से एक भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है और आज पंजाबी साहित्य की परीक्षा का प्रदेश भर में आयोजन किया जा रहा है। दौसा के भी रामकरण जोशी स्कूल परीक्षा केंद्र बनाया गया था। केवल एक परीक्षा केंद्र बनाया गया था, तो इसमें 3 जो परीक्षार्थी वो पंजीकृत हैं, लेकिन 9 बज चुके हैं। एक भी परीक्षार्थी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए नहीं आया है। आज पंजाबी साहित्य का पेपर है और यहाँ पर 3 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे और तीनों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। और यहाँ पर पूरी तैयारी है परीक्षा संचालन की। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने इस वक्त दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी BF7 के 4 मरीज पाए गए थे, लेकिन वे अब स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट है। इसके साथ ही 27 दिसंबर को देश भर में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। मांडविया ने महामारी से निपटने के लिए तैयारी पर संतोष जताया। कोरोना के खतरे को देखते हुए जो मॉक ड्रिल है वो आज देश भर में हो रहा है और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है सफदरजंग अस्पताल आए थे। जी, तो देखिए यहाँ पर एक कोविड सेंटर बनाया गया है और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि इस कोविड सेंटर के अंदर जो 2 वार्ड्स हैं वो तैयार किए गए हैं। और जैसे मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि जैसे जैसे हम अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर कि एक पेशेंट एंट्री है और ये कोविड टेस्टिंग एरिया है। तो यहाँ पर जो है वो कोविड टेस्टिंग होगी। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दिखाया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारी चेकिंग की जाएगी, पल्स और ये सब BP के लिए। और उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल बेड तैयार किए गए हैं। उसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पेशेंट्स आएंगे जिनकी ज़्यादा क्रिटिकलिटी नहीं होगी, जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको यहाँ एडमिट किया जाएगा। 2022 विदा लेने वाला है और नए साल के स्वागत की तैयारी है। अवकाश के कारण टूरिस्ट्स की भी बहार है, लेकिन सन सिटी जोधपुर में इस बार विदेशी के मुकाबले देसी सैलानी ज्यादा हैं। बढ़ती ठंड और कोरोना की लहर की आशंका को दरकिनार कर पर्यटक सूर्य नगरी आ रहे हैं, लेकिन व्यापारियों में पहले जैसा उत्साह नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह भी है विदेशी सैलानियों की आवक कम हो रही है और नए साल के स्वागत के जोश पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। टूरिज्म को लेकर के क्या मानते हैं आप, इस बार कैसा रहने वाला है नया साल और किस तरीके से आप मानते हैं टूरिज्म रहने वाला है? ज़्यादातर तो डोमेस्टिक टूरिज्म दिख रहा है, तो थोड़ा सा हवा लग रहा है, इतना कुछ नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस दिख रहा है, लेकिन इंडिविजुअली थोड़ा कम है, इतना नहीं है। फिर अभी जैसे कोरोना की न्यूज़ मिली हमको, तो छोटी सी न्यूज़ ने सेंसेक्स को हिला दिया, तो ये तो टूरिज्म इंडस्ट्री है, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ा है, काफ़ी कैंसिलेशन मिले हैं हमको। सबसे संकटग्रस्त जीवों की लिस्ट में शुमार घड़ियाल के प्रजनन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देश के एकमात्र घड़ियाल प्रजनन केंद्र में 2016 के बाद घड़ियाल की ब्रीडिंग नहीं हुई। अब तक देश के सभी जू में एक्सचेंज के जरिए घड़ियाल भेजने वाला जयपुर जू अब खुद इस चिंता में है कि वो फिर से घड़ियाल के प्रजनन को कैसे गति दे। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में घड़ियाल का प्रजनन होगा। आप देख सकते हैं कि जो घड़ियाल है राजस्थान की चंबल नदी में बसने वाला अपने आप में एक अलग तरह का जीव है, जो कि डायनासोर की याद दिलाता है। 2013 तक राजधानी जयपुर जू में घड़ियाल का प्रजनन काफ़ी
सफलतम तरीके से कराया गया था, लेकिन जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं बहुत सी कोशिशें की गई हैं, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी। आप देख सकते हैं कि घड़ियालों के ये तमाम जो जोड़े हैं, जो पेयर हैं, यहाँ पर इकट्ठे हैं। इसमें नर मादाओं का खास सिलेक्शन किया गया है और ख़ास तौर पर इस बार घड़ियाल का प्रजनन सफल कराने के लिए चंबल से खास बजरी मंगाई गई। दिल थाम कर देखिए, अपलक निहारिए, क्योंकि आपकी पलक झुकने के पहले तेंदुआ अपना काम कर जाएगा। तस्वीरें असम के जोरहाट की हैं, जहां एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। इस दौरान तेंदुए ने चार दीवारी पर ऊंची छलांग लगाते हुए वहां सड़क से गुजर रहे एक वाहन पर हमला भी किया। गनीमत रही कि गाड़ी का शीशा बंद था, वरना तेंदुआ गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को भी नुकसान पहुंचा सकता था। अपना वार विफल होने के बाद तेंदुआ वहां से चला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेंदुए ने कितनी ऊंची छलांग लगाई और सड़क पर मौजूद कार के शीशे तक जा पहुंचा। तेंदुआ फिलहाल रिहायशी इलाके में घूम रहा है, जिससे इलाके के बाशिंदे दहशत में हैं। ये तेंदुआ अभी तक 3 वन कर्मियों समेत 5 लोगों पर हमला कर चुका है। बिहार के कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है एक अनोखी गोगाबिल झील, जो एक ओर गंगा नदी तो दूसरी ओर महानंदा नदी से घिरे सैकड़ों प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। हर साल ठंड के मौसम में साइबेरियन बर्ड का आगमन होता है। इस साल भी ठंड की दस्तक के साथ ही कई हजार किलोमीटर तय करके विदेशी पक्षियों का झुंड कटिहार पहुंचने लगा है। मेहमानों के स्वागत के लिए पक्षी अभयारण्य के रूप में मनिहारी गोगाबिल झील तैयार है। खास बात यह है कि इस बार यहाँ के लोगों ने इन विदेशी मेहमानों की देखभाल भी शुरू कर दी है। दरअसल यहाँ पर एक साइबेरियन बर्ड घायल अवस्था में स्थानीय युवाओं को मिला। स्थानीय युवाओं ने सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से उसे वन विभाग तक पहुंचाया है, जिसके बाद बेजुबान का इलाज हो सका और विदेशी पक्षी की जान बच गई। इन युवाओं का नेक काम अब इस इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉल्फिन जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही इंसानों से फ्रेंडली भी। इंसानों और डॉल्फिन का रिश्ता बड़ा खास होता है। एक डॉल्फिन बिहार के बगहा में भी दिखाई दी है। जी हाँ, हर राह नदी में डॉल्फिन देखी गई है। ये नदी गंडक नदी की सहायक है। स्थानीय लोगों की माने तो डॉल्फिन पिछले 3 दिनों से मलपुरावा ब्रिज के पास दिखाई दे रही है। सुबह के समय इसे अठखेलियां करते हुए देखा जा सकता है। लोग इसकी अठखेलियों का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि ये जगह डॉल्फिन के लिए सुरक्षित नहीं है। वाल्मीकि नगर के बगहा रेंज के रेंजर सहित एक्सपर्ट और डॉल्फिन पर काम करने वाले लोगों को शामिल कर एक टीम बनाई गई, जो डॉल्फिन को रेस्क्यू कर गंडक नदी में छोड़ेगी। इस दुर्लभ मछली क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। डॉल्फिन दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है। कछुए, मगरमच्छ और शार्क की तरह डॉल्फिन व्हेल मछली की तरह स्तनधारी जलीय जीव है। ये पानी में 990 फीट गहराई तक जा सकती है और पानी से 20 फीट ऊपर तक उछल सकती है। नव वर्ष को लेकर उत्तराखंड के कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हाथियों और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेशों तक रद्द कर दी गई हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व का जंगल आबादी क्षेत्र से सटा हुआ है। क्रिसमस और नए साल पर बड़ी संख्या में सैलानी राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए आते हैं। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व के आसपास के रिजॉर्ट में भी पर्यटक ठहरते हैं। इसका फायदा कई बार वन्यजीव तस्कर भी उठा लेते हैं। वे पर्यटकों की आड़ में जंगल में घुसकर शिकार की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। और काफ़ी संवेदनशील पीरियड रहता है ये, और इसलिए इस पीरियड के दौरान रेड अलर्ट हम लोग जारी करते हैं जितने भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, चाहे वो प्रोटेक्टेड एरियाज हो, सेंचुरीज हो, या उनसे जुड़े हुए लगे हुए जितने भी हमारे वन प्रभाग हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व शिकारियों के लिहाज से सबसे संवेदनशील एरिया है। एक और जहां इसकी सीमाएं यूपी के जंगलों से लगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार से भी इसकी सरहदें लगी हुई हैं।
आदमखोर बाघों के आगे तमाम संसाधन बौने साबित हो रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की है। कॉर्बेट से लगे मोहान, धनगढ़ी, पनौत के आसपास 15 जून से शुरू हुए बाघों के हमले अब भी जारी हैं। लोग दहशत के साए में सांस लेने को मजबूर हैं। इस इलाके में लगभग आधा दर्जन बाघ बताए जा रहे हैं, जो इंसानी मांस के शौकीन हो चुके हैं। अब तक बाघ 4 लोगों की जान ले चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। लेकिन 6 महीनों से वन विभाग इन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। खास बात यह है कि ये आदमखोर बाघ कॉर्बेट और उससे लगे रामनगर वन प्रभाव में लगातार देखे जा रहे हैं। बहरहाल कोशिश जारी है। प्रशासन ने वन विभाग और कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ मिलकर सहयोग की टीम बनाई है, जो लगातार इस इलाके में गश्त कर रही है। हाथियों के साथ पैदल गश्त भी इलाके में की जा रही है। साथ ही बाहर से भी इन बाघों को पकड़ने के लिए मदद ली जा रही है, जिसके लिए कई डॉक्टर्स की टीम यहां पर पहुंची हुई है, जो इन बाघों को पकड़ने में वन विभाग की मदद कर रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से भी इस इलाके पर नजर रखी जा रही है। ये वो मुल्क है जहां मृतकों को भी याद रखा जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। लोटे में दूध लेकर निकली मछुआरा समुदाय की महिलाएं अपने अपनों को श्रद्धांजलि देने निकली हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के कुडलोर की है। इतिहास में 26 दिसंबर के नाम बेहद दुखद घटना दर्ज है। साल 2004 में से दिन इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित ओसाहे के पास 8.9 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप के बाद समुद्र के अंदर सुनामी उठी थी, जिसने भारत सहित कई देशों में भारी तबाही मचाई थी। थाईलैंड और दूसरे देशों में समुद्र किनारे बने होटलों और रिसोर्ट में बड़ी संख्या में ठहरे विदेशी पर्यटकों की इस समुद्री कहर ने जान ले ली थी। साल 2004 में आई सुनामी की बरसी के मौके पर तमिलनाडु के विभिन्न जिले में बड़ी संख्या में लोग जुटे और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चेन्नई से कन्याकुमारी तक तट रेखा के किनारे रहने वाले लोगों ने समुद्र तट पर एक मौन जुलूस निकाला और समुद्र में दूध डालकर फूल पत्तियां छिड़क कर अपने परिजनों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। झीलों की नगरी उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव पर्यटकों को खासा लुभा रहा है। 30 दिसंबर तक चलने वाले महोत्सव की शुरुआत प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नगाड़ा बजाकर की थी। इस शिल्पग्राम में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राजस्थान, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की ग्रामीण और स्वदेशी संस्कृति एक साथ देखी जा सकती है। इन सभी राज्यों के विभिन्न जातीय समुदायों की संस्कृति, उनकी जीवन शैली और परंपराओं को यहाँ झोपड़ियों में दर्शाया गया है। यही नहीं, यहाँ खरीदारी के लिए दुकानें भी सजाई गई हैं। इस शिल्पग्राम में ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिसे खरीदने के लिए आपको देश के अलग अलग राज्यों में जाना पड़ेगा। मेले में सिर्फ राज्यों के कलाकारों की प्रस्तुति और दुकानें ही नहीं हैं, यहाँ फूड कोर्ट भी बने हुए हैं। यहाँ पर्यटक अलग अलग राज्यों के व्यंजन का लुत्फ भी उठा रहे हैं। हम फर्स्ट टाइम आए हैं पंजाब से, तो उदयपुर इज वन ऑफ द ऑसम प्लेस आई थिंक। तो यहाँ शिल्पग्राम में तो पूरा विलेज का व्यू देखने को मिला है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आई हमें। सब कुछ बहुत ऑसम था। स्वर्ण नगरी जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को अब एडवेंचर का एक नया और अनूठा अनुभव मिलेगा। सैलानी अब आसमान से जैसलमेर के नैसर्गिक सौंदर्य को निहार सकेंगे। मंगलवार से राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की, जिसका पर्यटन कारोबारियों ने खुले दिल से स्वागत किया। बहुत ही खुशी की बात है कि जैसलमेर में पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए एक और नई सौगात राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है। और पर्यटन व्यवसायी होने के नाते हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं राजस्थान सरकार का, जिला प्रशासन का, माननीय विधायक महोदय का, जिन्होंने सराहनीय पहल करके और जैसलमेर में इस तरीके की शुरुआत करी है। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने सम सैंड ड्यून्स स्थित हेलीपैड से वर्चुअली सेवा का शुभारंभ किया। मिली जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर 8 मिनट में सैलानियों को आसमान की सैर करवाएगा। इसका किराया 7,000 रुपए होगा। हेलीकॉप्टर में एक बार में 6 पर्यटक बैठ सकेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पहल से पर्यटन में खासा इजाफा होगा, क्योंकि पहले शुरू की गई हेलीकॉप्टर जॉय राइड को सैलानियों ने काफी पसंद किया है। जहां तक नजर वहां तक सफेद चादर। तस्वीरें हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की है, जहां की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। यहां देश और दुनिया की पसंदीदा सैरगाह रोहतांग दर्रा सहित अटल टनल के दोनों छोर पर बर्फबारी हो रही है।
बर्फबारी शुरू होते ही लाहौल स्पीति प्रशासन और पुलिस ने घाटी पहुंचे पर्यटक वाहनों को मनाली की ओर भेजना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को भी अटल टनल रोहतांग से होकर लाहौल घाटी में 5000 से अधिक वाहन पहुंचे, जिन्हें पुलिस और प्रशासन ने मनाली की ओर निकालने की कवायद शुरू कर दी। इसके चलते मार्ग में कई जगह जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। आपको बताते चलें कि मौसम विभाग ने 25 और 26 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी। 25 दिसंबर को बर्फबारी नहीं हो पाई, लेकिन 26 दिसंबर को कुल्लू और लाहौल की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई। इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया। नए साल के जश्न को लेकर अब सैलानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ओर रुख कर रहे हैं। विंटर सीजन में इस बार पर्यटकों के आने से कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को नए साल में और अधिक सैलानियों की आने की उम्मीद है। मिली जानकारी के मुताबिक शिमला के होटल नववर्ष के लिए 30 दिसंबर से 2 जनवरी के लिए एडवांस में बुक हो चुके हैं। हालांकि शहर के आसपास के होटलों और होम स्टे में भी कमरे खाली हैं, जहां सैलानी ठहर सकते हैं। वहीं क्रिसमस पर भारी संख्या में सैलानियों के शिमला पहुंचने से पर्यटन कारोबार को संजीवनी मिली। 1 साल बाद रिकॉर्ड सैलानियों की आवाजाही से पर्यटन कारोबारी खासे उत्साहित हैं। 31 दिसंबर भी वीकेंड पर आ रहा है, जिसके चलते नववर्ष मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचने वाले हैं, इसलिए होटल पैक रहेंगे। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में एक बार फिर सैलानियों की आमद जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार पिछले 2 सालों की भरपाई हो जाएगी। एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक गतिविधियां और आयोजन में मौजूद अपार जनसमूह। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की। कोरोना की संभावित लहरों के बीच रविवार को शुरू हुआ कांकरिया कार्निवल परवान पकड़ चुका है। वर्ष 2008 से आयोजित कांकरिया कार्निवल सुशासन का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि रथ यात्रा और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की ही तरह कांकरिया कार्निवल भी विश्व प्रसिद्ध बन रहा है। आपको बताते चलें कि कांकरिया कार्निवल 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है, जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। कार्निवाल के दौरान कई सांस्कृतिक, कला और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। उत्सव का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग अहमदाबाद पहुंचते हैं। 31 दिसंबर तक चलने वाले कांकरिया कार्निवल में लगभग 20 से 25 लाख लोगों के भाग लेने की संभावना है। भारी भीड़ को ध्यान में रखकर लगभग 4.5 करोड़ के खर्च से कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना की वजह से 2 वर्ष तक कांकरिया कार्निवल आयोजित नहीं हो सका। माना जा रहा है कि इस अंतराल के कारण रिकॉर्ड संख्या में लोग आयोजन में उमड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।